Hello guys, Ishan Mahajan from this side, your GK, GS and current affair faculty. Today we are talking about some general science topic which included some question from physics, question from chemistry and biology as well. These are very important question asked in very very good number of exams. Let us start. So my first question is, which of these does not takes part in digestion system? So guys, gastric juices, pancreatic juices, intestinal juices and HNO3. Okay guys, सबसे पहले तो ना डाइजेशन की थोड़ी सी आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ये कैसे काम करती है। देखिए गाइस, डाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जो हमने खाया, जो हम इंटेक करते हैं फूड को अपने बॉडी में, उसको कैसे पूरी तरीके से डाइजेस्ट करना है और उनमें से जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए उसको निकाल के जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर कर देना है। ठीक है, तो डाइजेशन का बेसिकली जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? डाइजेशन का गाइस जो बेसिकली प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है आपके आपके स्लाइवा से। ठीक है, जब हम माउथ में, जो कि एंटर कैविटी है हमारे फूड के लिए, उसमें खाने को डालते हैं, तो यहाँ से ही इसका प्रोसेस, पहले यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। तो स्लाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट और हमारे जो टीथ्स होते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट में जो हमारा फूड होता है उसको तोड़ देते हैं। देन दिस पार्ट गोज इनटू द एसोफेगस एंड इन थ्रू द एसोफेगस इट गोज इनटू द स्टमक। तो स्टमक में आके गाइस इसको क्या मिलता है? स्टमक में आपके एक आपका यहाँ पे HCl नाम का एसिड वर्क करेगा, जो हमारे खाने को एसिटिक बना देगा। ओके गाइस, तो इसके अलावा स्टमक में हमारे कुछ ना गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया। ये हमारे जो फूड होता है उसके अंदर से प्रोटीन एंड जो कैल्शियम्स के कंपाउंड होते हैं उसको ब्रेक कर देता है। देन इसके बाद जो हमारा फूड है वो गाइस चला जाता है हमारे पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में यहाँ पे वर्क करते हैं हमारे कुछ पेनक्रियाटिक जूस, जो अमीनो एसिड्स को ब्रेक करते हैं, शुगर को ब्रेक करते हैं, फैट्स को ब्रेक करते हैं। ठीक है, पेनक्रियाटिक के बाद जो हमारा फूड है ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये कहाँ पे चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूसेस जो है ये इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं और छोटे छोटे कंपोनेंट में इसको तोड़ देते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है गाइस, ये बाइल जूस। बाइल जूस मेक्स आवर फूड एल्केलाइन इन नेचर, ताकि ये अच्छी तरीके से इंटेस्टाइनल जूसेस के साथ मिलके वर्क कर सके और हमारी बॉडी को जो चाहिए वो हमें मिल सके। तो गाइस, ये वाला जो बाइल जूस होता है ना, ये सीक्रेटेड बाय लीवर। दिस इज सीक्रेटेड बाय लीवर, बट दिस बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। गाइस, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर आपको झटका देने के लिए पूछता है क्वेश्चन। बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? लीवर से। और कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। अगर बाइल जूस जो है इसकी मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाए, अगर बाइल जूस की मात्रा हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए, तो पर्सन को जो बीमारी होती है उसका नाम है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं बिलरीबियम। बिलरीबियम की मात्रा अगर ब्लड में ज्यादा आ जाए तो डॉक्टर है सजेस्ट दैट यू आर इन्फेक्टेड बाय जॉन्डिस। इसके बाद खाना जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। इंटेस्टाइनल जूसेस इसके ऊपर वर्क करते हैं। देन ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट चाहिए, जो हमारे न्यूट्रिएंट चाहिए, तो किसको चाहिए? हमारे सेल्स को चाहिए, बॉडी को चाहिए। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में विल्ली नाम की जगह पे जाके स्टोर हो जाते हैं। और ब्लड जब इन विल्ली से पास करता है तो साथ में अपने न्यूट्रिएंट को भी लिख कर साथ में चला जाता है। ओके गाइस, तो दिस इज द टोटल होल प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। तो इनमें हमने कहीं पे भी HNO3 का नाम नहीं लिया है, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या काम करता है? HCl। ओके गाइस, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं।
ये गाइस ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। गाइस किडनी का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? ब्लड को, वाटर को प्यूरिफाई करना। क्या होता है? बेसिक फंक्शन है इसका ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देना। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमारी जो किडनी है वो एक दिन में हमारे 24 राउंड द क्लॉक वर्क करती है और 200 लीटर तक का हमारा जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करती है। कितना? 200 लीटर ब्लड हमारा प्यूरिफाई करती है। क्या चीज? किडनी। किडनी के अंदर ऐसा क्या सिस्टम लगा होता है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है? तो बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ये आप देख रहे हो क्या चीज है? नेफ्रॉन। ये बाइनोकोविकल की तरह का एक कप की शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिससे मिलके ये हमारी पूरी किडनी जो बनी होती है। इसके अंदर बहुत ही छोटा सा एक वोल होता है जिसके थ्रू से ब्लड जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू फिल्टर होने के बाद एक्सेस जो वेस्ट मटेरियल है वो यहां से बाहर आ जाता है और जो सॉरी गाइस और जो हमारी बॉडी को चाहिए वो रेनल वेन के थ्रू हमारा अंदर चला जाता है। ओके, तो बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। क्या वर्क होता है इसका? ब्लड को प्यूरिफाई करना एंड एक्सेस वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी से बाहर निकालना। ओके गाइस, नेक्स्ट है which is not a essential micronutrient for the plant's growth। गाइस इनमें से कौन सी चीज है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए चाहिए बट माइक्रोन्यूट्रिएंट है? तो गाइस इनमें से आयोडीन नाम का जो टॉप जो चीज है, आयोडीन नाम का जो मटेरियल है, ये हमारी प्लांट्स को नहीं चाहिए। सॉरी, कॉपर नहीं है, आयोडीन। आयोडीन नाम का जो मटेरियल है ये हमारी बॉडी को एज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं चाहिए। गाइस कौन कौन से हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी जो हमारे प्लांट्स के साथ वर्क करते हैं, जो उसकी ग्रोथ के लिए वर्क करते हैं? गाइस हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको 17 टाइप ऑफ एलिमेंट्स चाहिए ग्रो करने के लिए। उनमें से जो 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो ये वाले हैं: बोरोन, क्लोरीन, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, निकल है। ओके गाइस, और बाकी जो न्यूट्रिएंट हमारी प्लांट्स को चाहिए, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटाशियम चाहिए एंड सल्फर चाहिए। ये वाले जो एसेंशियल कमोडिटीज है जो हमारे प्लांट्स को ग्रोथ के लिए चाहिए। ठीक है, तो इनके नाम जो है ये याद रखने पड़ेंगे। ओनली 17 एलिमेंट्स विच आर essentially required, but out of 17, 8 are the micronutrients and rest are the major nutrients. नेक्स्ट है गाइस, इनमें से कौन सा पेयर है, कौन सी चीज है जो हमारी एसिड रेन का एक पार्ट नहीं है, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ एसिड रेन? देखिए गाइस, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन, दीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द एसिड रेन, फॉर द एसिड रेन मेकिंग। तो एसिड रेन गाइस बनती कैसे है कि जैसे हमारा पोल्यूशन होता है, फैक्ट्री से निकलता है, व्हीकल से निकलता है, तो इनमें से नाइट्रस और सल्फर के कुछ कंपोनेंट होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रस ऑक्साइड कंपाउंड बना देते हैं, सल्फर ऑक्साइड कंपाउंड बना देते हैं। ये जो हवा होती है नाइट्रोजन सल्फर वाली, ये जब ऊपर को उठती है तो ओजोन के साथ मिलके ये और ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं विच आर इन एसिडिक इन नेचर। मेजर कंपोनेंट इज H2SO4 एंड HNO3। ठीक है, हाइड्रो नाइट्रस ऑक्साइड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज द मेजर कंपोनेंट जो बाद में बन जाते हैं एसिड रेन के टाइम में। तो अमोनिया का इसमें कोई भी काम नहीं है, अमोनिया इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करता। इसके अलावा वाटर हाँ करता है, ऑक्सीजन करता है, ओजोन करता है, सल्फर करता है, नाइट्रोजन करता है। ओके गाइस, तो दीज आर द कंपोनेंट विच आर हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। वाई मिल्क इज नॉट ए कंप्लीट फूड? मिल्क को हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये कंप्लीट फूड होता है, कंप्लीट फूड होता है, लेकिन मिल्क जो है 2 माइक्रो न्यूट्रिएंट के ना होने की वजह से इसको कंप्लीट फूड नहीं माना जाता। मिल्क एक ऐसी चीज है जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट मिलते हैं, विटामिन B12 भी मिलता है, विटामिन D, विटामिन A, कैल्शियम एंड विटामिन B6, विटामिन B11 मिलता है, B10 मिलता है।
जितने भी असेंशियल कंपोनेंट ऑफ हमारे न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो सारे इसमें होते हैं, बट इट लैक्स इन आयरन एंड विटामिन सी. Milk is lacks in iron and vitamin C. So that's why milk is not considered as a complete food. Next है which is not a halogen gas. Halogen gas क्या होती है guys? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 जो होता है वो हमारा हेलोजन गैसेस का ग्रुप है. ये हाईली रिएक्टिव होती है, बहुत ज्यादा पॉइजनस भी होती है, बिकॉज इनके पास एक इलेक्ट्रॉन इनकी वैलेंसी में कम होता है, जिसके कारण ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है. तो इनमें से कौन सी जो है वो एक हेलोजन गैस नहीं है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेटाइन, क्लोरीन एंड नियोन. तो गाइज इसमें से जो नियोन है, नियोन गैस जो है वो हमारी क्या नहीं है, वो हमारी नहीं है हेलोजन गैस. बिकॉज जो नियोन है दिस इज कौन सी गैस है? ये हमारी नोबल गैस है. ये क्या है? हमारी नोबल गैस है. ठीक है. अब नोबल गैस क्या होती है? ग्रुप नंबर 17 को हम हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप नंबर 18 को हम इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस बोलते हैं. ठीक है. तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है. जो हेलोजन गैसेस है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जो नोबल गैसेस है वो लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि उनके अंदर वैलेंसी जो है बिल्कुल जीरो होती है, पूरी की पूरी ऑक्टेट रूल उनका पूरा कंप्लीट होता है. तो दैट्स वाई ये कभी किसी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं करती, लेकिन हेलोजन बहुत जल्दी रिएक्शन क्या करते हैं. तो क्या क्या है हेलोजन? कौन कौन सी गैसेस हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन. ये सारी की सारी हेलोजन गैसेस हैं, ग्रुप नंबर 17. ग्रुप नंबर 18 में जो नोबल गैसेस है वो कौन सी है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजोन गैस ऑर्गेनाइजोन गैस. ओके गाइज, ये नोबल गैसेस है, इनर्ट गैसेस है. ठीक है. ये कभी किसी के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करती, एंड हेलोजन गैसेस जो है ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर देती हैं. फ्लोरीन इज द मोस्ट is among the most reactive metal in ever found in the universe. Okay guys, तो नेक्स्ट है हाईली रिएक्टिव गैसेस. ये हेलोजन की स्टोरी है कि हाईली हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव गैसेस. दे कैन बी harmful or lethal to the biological organism in sufficient quantities. जैसे कि हाईली रिएक्टिव गैसेस है तो ये बहुत सारे कंपाउंड के साथ मिलके पॉइजनस गैसेस भी बनाती है. ठीक है. फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, एंड नोबल गैसेस हैव full valency, so they never react with anyone, any of the metal. Now next question is Tesla is a unit of. Tesla guys क्या चीज होती है? टेस्ला एक यूनिट है किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की. किसकी यूनिट है जी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की. टेस्ला एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो टर्म है ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज करते हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, जो कि हमारा एक जनरेटर में बिजली पैदा करने का भी एक कॉन्सेप्ट है. तो वहां यहाँ पे मैग्नेटिज्म का यूज किया जाता है. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ये मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक कॉन्सेप्ट है. मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या बोला जाता है गाइस? मैग्नेटिक फ्लक्स को बोला जाता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस passes through a surface per second. Number of magnetic field line passes through a surface per second. And magnetic flux density को क्या बोला जाता है? high number of lines. How much high number of lines passes through a point or surface per second. ठीक है guys. नेक्स्ट है टेस्ला यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. इसके यूनिट क्या चीज है? क्या होते हैं? मीटर किलोग्राम पर सेकंड. मीटर किलोग्राम पर सेकंड. 1 टेस्ला किसके बराबर होता है गाइस? वेबर पर सेकंड मीटर. वेबर पर सेकंड मीटर. अब ये वेबर क्या है? देखिए गाइस, टेस्ला जो है वो यूनिट किसकी है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की. एंड वेबर इज ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. Weber is a unit of magnetic flux.
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हेन ए पेपर इज केप्ट एट द फोकल पॉइंट ऑफ कनकेव मिरर एक्सपोज्ड टू ए सनलाइट फॉर सम टाइम इट कैचेस फायर। आपने कभी कभी ना एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक छोटा सा मिरर सा आता है, कॉनकेव टाइप का मिरर होता है, जब उसको सनलाइट के ऊपर उसके ऊपर सनलाइट फॉल करते हो और जो रेज है अगर हम किसी कागज के ऊपर डालें तो ये कागज ना आग पकड़ लेता है, इट कैचेस फायर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऐसा ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इंसिडेंट रेज फॉल्स ऑन द सेम पॉइंट रिजल्ट इन इंक्रीज इन एनर्जी। ठीक है, क्यों होता है? इसका कारण क्या है? बर्निंग पॉइंट ऑफ पेपर इज स्मॉल, ये हो नहीं सकता। लाइट रेज हैव मोर एजेंसी मोर एनर्जी, ये भी हो नहीं सकता। हीटिंग प्रॉपर्टी ऑफ रेज, ये भी हो नहीं सकता। सी आंसर इज करेक्ट। इंसिडेंट रेज फॉल्स ऑन द सेम पॉइंट रिलीज इन इंक्रीज इन एनर्जी। क्या होता है गाइज? कॉनकेव मिरर जो होता है उसको हम डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये आ रही अपनी ओर आ रही जितनी भी रेज ऑफ लाइट होती है उसको एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करने की ट्राई करता है। सो दिस मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर। तो जब सूरज की जो लाइट्स है जब वो कनकेव मिरर के ऊपर पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक ही पॉइंट के ऊपर फॉल करेगी। तो रिजल्ट में क्या होगा कि उस पॉइंट की एनर्जी जो है, उस पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, और उसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ कागज को जो पेपर होता है उसको फायर आग पकड़ लेती है। ओके गाइस, इसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि जो हमारी गाड़ियों के हेडलाइट्स होते हैं वो भी कॉनकेव मिरर के होते हैं, जो हमारी गाड़ियों के फ्रंट मिरर होते हैं वो भी कॉनकेव मिरर होते हैं। वो क्यों कॉनकेव मिरर होते हैं? ताकि बड़ा सा व्यू, जितने भी बड़ा सा व्यू होगा उसकी जो लाइट्स होंगी वो एक स्मॉल स्मॉल से शीशे के ऊपर कन्वर्जेंट हो जाएगी, और हमें जो बाहर देखने के लिए व्यू मिलेगा वो बहुत बड़ा व्यू छोटे से पर्दे के ऊपर, छोटे से एक लेंस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ जो रियर व्यू देखने के लिए मिरर लगे होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, उनको क्या चाहिए? बहुत बड़ा व्यू छोटे से लाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है गाइस, नोबल पर्सन हु विन नोबल प्राइज ट्वाइस। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अभी नोबेल प्राइज दिए गए हैं तो इनमें से कुछ तो एक पूछा ही जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। क्या है इस क्वेश्चन में? देखिए गाइस, नोबल पर्संस हु विन नोबेल प्राइज ट्वाइस इन द हिस्ट्री। देखिए गाइस, एक तो है ये हमारे ना जॉन बाडी। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1956 में। कब मिला था ये? 1956 में। और इन्होंने क्या चीज की खोज निकाली थी जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था? इन्होंने ट्रांजिस्टर की खोज की थी। ट्रांजिस्टर की खोज की थी कंप्यूटर में, सेकंड जनरेशन में ये यूज हुई थी कंप्यूटर के। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर को यूज किया गया था। तो जॉन बार्डिन जो थे ये इसके जन्मदाता थे। वही ट्रांजिस्टर के आगे बढ़ते बढ़ते हमारे रेडियो, हमारे मोबाइल्स, हमारे लैपटॉप्स और हमारे जो टेलीविजन है ये इनके भी इनको एक फाउंडेशन रखी गई थी। तो ये हिस्ट्री में एक ऐसे पर्सन हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद नाम लेते हैं हम मैरी क्यूरी का, हम इनकी बात ही बाद में करते हैं। लाइनस पॉलिंग ये भी एक नोबेल लिटरेट थे, इनको भी 2 बार नोबेल प्राइज मिला था, और इनको नोबेल प्राइज जो है वो केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया। फ्रेडरिक सेंगर ये भी एक नोबेल लिटरेट थे, इनको भी 2 बार जो नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, एक चीज याद रखनी है गाइस, जो लाइनस पॉलिंग है ये ऐसे एक नोबेल लिटरेट है जिन्होंने दोनों बार नोबेल प्राइज अपना किसी के साथ भी शेयर नहीं किया। इनको अकेले को ही नोबेल प्राइज, अदरवाइज नोबेल प्राइज हमेशा 2 या 3 या 1 पर्सन को ऐसे कुछ दिया जाता है। अब बात करते हैं मैरी क्यूरी। हम बोल सकते हैं कि भगवान ने किस तरीके से इनका ब्रेन बनाया होगा हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक नोबेल प्राइज फिजिक्स में, एक नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में, और दोनों के दोनों नोबेल प्राइज रेडियो एक्टिव मटीरियल्स में, जहां पे आज हम मतलब जिनके अगर किसी जगह पे न्यूक्लियर प्लांट लगता है उसके आसपास की जगह के ऊपर रेडिएशन के डर से लोग बसना, जो वहां पे अपना बसेरा करना बंद कर देते हैं। ये उनके साथ खेल के आए मैरी क्यूरी। मतलब हम बोल सकते हैं कि हाउ द गॉड हैज क्रिएटेड हर माइंड,
हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 3 न्यूटन के लॉ पढ़ने होते हैं और पसीने छूट जाते हैं, तो मतलब हम इनको एक्ट ऑफ गॉड ही मानेंगे। मैरी क्यूरी, जिन्होंने, ये एक ऐसे नोबल लिटरेट है जिन्होंने नोबेल प्राइज 2 बार भी लिया, फर्स्ट वुमेन भी है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इन्होंने नोबेल प्राइज जो है 2 अलग अलग फील्ड में लिया, फिजिक्स में लिया, फिर केमिस्ट्री में लिया। ओके गाइस, ये थी आपकी नोबेल प्राइज की स्टोरी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।